we are continuing with the lecture of PTD. In the previous lecture, we had completed till adjustable bed type press. Now we have topic number 3 or classification number 3, which is according to the action, that is number of ramps. So you can right, kindly make a note of it. Classification number 3, according to the action, bracket में लिखिए number of ramps. This is classified. This classification is subcategorized with 3 types, that is single action, single ram, double action, 2 rams, and triple action, that is 3 rams. This is all about the classification as far as number 3 classification, main classification is concerned, that is according to the number of rams. Make a note of it. हो जाएगा तो बताइएगा लिख के. Now this is a 80% theory subject, so I cannot help it but to give you and explain you all the theory related to press tool design. And also there are numericals and derivations which we will be doing inshallah from the next lecture onward, that is maybe tomorrow we'll start, but today. और मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने आपको जितना भी क्वेश्चंस और आंसर्स दिया है वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है. दिस इज ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. And what I am doing is I'm helping you out with making your own, creating your own book, right? You are creating your own book so that whenever you are ready for the exam or whenever you feel like the exams are approaching and you should start studying, you will have a book handy with you that you have written, and you can refer that and you can get good marks in your exam. अब ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड थ्योरी, और इसके अंदर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, मगर थियरी का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एकदम आराम से ले लो, बिकॉज जितना भी थियरी हम यहाँ पे सीख रहे हैं दोज आर फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ये जो 100% थियरी और 100% कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में डाउट आता है वो आप क्लियर करवा रहे हो. तो एवरीथिंग दैट यू आस्क एंड दैट आई टेल and that I explain and that I try to explain, and every diagram, those are practical implementation. मतलब वो ultimately कहीं ना कहीं आपको, या तो आप अगर शॉप फ्लोर पे आपका रिक्रूटमेंट होता है या तो नहीं होता है. अगर आपका मोस्टली पीपल विल गो ऑन द शॉप फ्लोर फॉर द फर्स्ट जॉब एटलीस्ट वंस इन देयर career, and they will be acquiring those aspects, and वहां पे आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मे नॉट बी इट इज रिलेटेड टू प्रेस टूल, मगर टूल्स तो रहेंगे ही रहेंगे. और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या शॉप फ्लोर पे टूल्स ना हो. तो टूल डिजाइन एंड इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेस वर्किंग, ये अब ज्यादातर क्योंकि फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बी इट ऑटोमोबाइल, बी इट एनी होम अप्लायंसेस, बी इट एनीथिंग, वहां पे प्रेस वर्किंग होना ही है, प्रेस वर्किंग होता ही है. अब वो चीज आपको
ये सब्जेक्ट की याद दिलाएगी जब आप लोग वहां पे जाओगे। तो ये जो सब्जेक्ट का नॉलेज आप अभी लोगे वो 100% स्टूडेंट्स आप में से जितने भी हैं उन सबको ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट जस्ट थियरी। ये आप थियरी समझ के मत पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो। जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो दीज थिंग्स आर देयर इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। मतलब क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। इफ यू अपीयर फॉर गेट और अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आंसर करने पड़ते हैं। एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू देयर, मतलब इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ रिलेटेड टू द करियर और द करियर ऑप्शन, you will be facing such types of questions and concepts. So it is important for you to make a note of it. And in case अगर कोई भी doubt आता है आपको तो please ask. I am free to answer any of your questions related to the subject. तो अभी हम वो आपने लिख लिया, अकॉर्डिंग टू द एक्शन, नंबर ऑफ रैम्स, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन। नाउ we will that is all for the third classification, and today I will not be extending. आज आप लोग को ब्रेक है कि नहीं? नहीं है सर। ओके, तो आई विल नॉट बी एक्सटेंडिंग मच बिकॉज थियरी है तो थियरी में एक लिमिट होता है। हर इंसान का एक कैपेसिटी होती है। इट इज नॉट ओनली यू, इट इज मी ऑल्सो। तो मैं तो आई विल गो ऑन, बट आप लोग समझने की हालत में हो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो इट इज बेटर फॉर मी कि मैं एक लिमिटेड सेक्शन सिखाऊं और अच्छे से सिखाऊं और आपको अच्छे से आए। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड समवन हैज annotated, I forgot to disable. According to the fourth classification लिखी, according to the RAM driving mechanism. According to the RAM driving mechanism. Fourth classification, we have to write something in this. तो आप खाली ये लिखिए according to the RAM driving mechanism, और उसके अंदर सब classification A लिखिए, crank press, and we'll write about crank press now. Write down according to the RAM driving mechanism, सब category A. आज मैं ये आंसर कंप्लीट करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू दिस आंसर, और आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगा, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। लिखा? यस। लिखिए, क्रैंक प्रेस में पॉइंट नंबर 1, इन क्रैंक प्रेस वी हैव पॉइंट नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट ड्रिवन बाय अ फ्लाईव्हील। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट ड्रिवन बाय अ फ्लाईव्हील। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 था इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रैंक शाफ्ट ड्रिवन बाय अ फ्लाईव्हील। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे जाने से पहले let me show you an overview of the classification and the list of classification. देखिए, आपने शुरू किया था टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन से। यू हैड अकॉर्डिंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, it is according to the power source, then we have according to the type and design of frame, third वाला है according to the action, that is number of rams, fourth है according to the ram driving mechanism, fifth is according to the number of drive gears, sixth is according to the number of crankshaft, and seventh is according to the power transmission. ये टोटल 7 कैटेगरी है ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल इन फोर्थ यू हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 सब कैटेगरी। तो ये सारी जो कैटेगरी है आपको याद रखनी है। याद क्यों रखनी है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ पर्सन, if I am a vendor or I am a customer of your company, and I come to you being an engineer, you should be able to guide me related to the process that I have to
perform on a certain product I have to launch. अब वो प्रोडक्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका मटेरियल ये है, आई एम यूजिंग शीट मेटल ऑफ दिस मच थिकनेस and kindly suggest me a machine. I tell you my ability to invest in the machine. I tell you my ability to launch the product in certain areas. I tell you my ability that number of products कितना होना चाहिए, number of products मतलब count, that is mass production, batch production, जो भी है. और उसकी सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो है हमारा वर्कपीस का डायमेंशन एंड वर्कपीस का थिकनेस. तो वो सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज है और नॉन टेक्निकलिटीज है, वो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देन आई व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, आप मुझे एक सूटेबल मशीन बताइए जो कि मेरे काम की है, मेरे बजट की है, और उसके अंदर जितना भी टूल लग रहा है दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू चेंज अ सर्टेन टूल in order to get my product modified, I modify my product. जैसे कि वेरिएशन होता है ना, अपग्रेडेशन होता है, वेरिएशन होता है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर फीडबैक. अभी फॉर एग्जांपल एक मोबाइल लॉन्च हुआ तो वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा. फॉर एग्जांपल अभी समझो एक कार लॉन्च हुई. अब कार तो लॉन्च हो गई, मगर कार मार्केट में उतरने के बाद वो कंटिन्यू होगा, मतलब पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट. दैट इज द मेन की पॉइंट ना, कि वो कार एक्सेप्ट होती है कि नहीं मार्केट में. जैसे अभी बहुत सारी कार्स आई हैं मार्केट में, जैसे कि अपनी एक आई थी टाटा सुमो, बहुत चली थी, मगर टाटा सुमो गोल्ड नहीं चली. डिड यू नो दैट टाटा सुमो गोल्ड? देन सफारी इज आउट ऑफ स्टॉक. सफारी का एक नया वेरिएंट आया था, बट पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट. You know that? Then Yes, स्कॉर्पियो में sir. वेरिएशन आया, पहले वाली स्कॉर्पियो, अभी की स्कॉर्पियो. ऐसे बहुत सारे कार के मॉडल्स हैं जो आए, लॉन्च हुए और मार्केट में उतरे, बट दे डिड नॉट वर्क आउट वेल. फॉर एग्जांपल नैनो इज अ क्लासिक एग्जांपल. नैनो के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था पैनल्स के लिए, दैट वाज एल्यूमिनियम, इन ऑर्डर टू मेक इट लाइटर and in order to accommodate the entire stuff in 1 lakh, that was the target. वो उन्होंने ट्राई किया, बट पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट. 1 लाख की कार ठीक है, बट इट वाज देयर वर टेक्निकल डिफेक्ट्स इन दैट, so people did not accepted it, and then they tried to modify it, but still modification के बाद भी आपको rarely नैनो कार कहीं दिखेंगी. ऑलराइट. तो अब अगर ऐसा प्रोडक्ट होता है और मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को इतना इतना इन्वेस्ट करना है उसको मॉडिफाई, चलो मैंने नैनो कार का एग्जांपल दिया. नैनो कार का नहीं देते, हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक कार का मॉडल है जिसके अंदर मेरे को मॉडिफिकेशन करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार को मॉडिफाई करना है. तो मैंने एक तो कार निकाली. कार निकालने के बाद उसके पैनल्स, डोर पैनल्स और जितने भी पैनल्स है, शीट मेटल का जितना भी काम है मैंने किया. वो कार को मैंने लॉन्च किया. लॉन्च करने के बाद मेरे को फीडबैक आया कि इसमें ड्रैग आ रहा है, ड्रिफ्ट आ रहा है, और जो भी शीट मेटल से रिलेटेड जो इसमें मतलब वो फोल्डिंग एंड जो कर्व्स हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन सजेस्ट हुआ. तो अब जब वो मॉडिफिकेशन सजेस्ट होता है तो ऑब्वियसली वो काम किसका है? शीट मेटल का है. और शीट मेटल किस पे प्रेस होता है? प्रेस मशीन पे. तो वो प्रेस मशीन को प्रेस करने के लिए वी हैड टू हैव सम टूल्स. अब क्योंकि वो जो ग्रूव्स हैं और वो जितने भी कर्व्स थे और बेंड्स थे इन द पैनल, वो हमको मॉडिफाई करना है. तो अगर वो मॉडिफाई करना है तो हमको पूरा का पूरा डाई सेट, मतलब पंच और डाई, सब कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा. अब वो सब कुछ मॉडिफाई करने के लिए हमारी प्रेस अकोमोडेट कर पाएगी क्या वो पर्टिकुलर चेंज या पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन, वो हमको देखना है. तो इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग इन लाइन, मुझे ऐसे मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि ये सारा का सारा कस्टमाइजेशन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए. तो उसके लिए मुझे ऐसा ऐसा ध्यान में रखना रहता है कि व्हाट टाइप ऑफ मशीन डू आई सजेस्ट टू द कस्टमर, सो दैट फ्यूचर में इनके उसका प्रोडक्ट मॉडिफाई होता है. बिकॉज आपके पास मशीन खरीदने कोई घर वाला तो आए, मतलब कोई दिस इज नॉट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के हर घर में एक प्रेस मशीन आपको मिल जाएगा. ऑब्वियसली द प्रेस मशीन शुड बी गोइंग टू अ शॉप फ्लोर वेयर इन it will be working on the particular object and particular operation. तो वो ऑपरेशन ऑब्वियसली कंपनी में होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या शॉप फ्लोर पे ही होता है. तो अब इतना ध्यान में रखना रहता है कि एक प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है, अब ये प्रोडक्ट तो कभी ना कभी मार्केट से उतरेगा और दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा उस पुराने प्रोडक्ट को. तो जब दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा तो ऑब्वियसली उसकी डिजाइन में वेरिएशन आएगा. तो जब कंपनी ओनर ने या कंपनी ने इस पर्टिकुलर मशीन में इन्वेस्ट किया है
So it should have the flexibility to incorporate all the changes or all the modifications that are happening in the new product. तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ टूल को चेंज करना होता है, मशीन को चेंज नहीं करना होता है. अब टूल को चेंज किया, मशीन को चेंज नहीं किया, मगर मेरी मशीन थी 10 टन की, मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टन की, और मेरा जो प्रोडक्ट अब मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी थिकनेस ज्यादा है, एंड थिकनेस ज्यादा होने के बाद भी उसका जो मटेरियल है, पहले एल्यूमिनियम था अभी एमएस है, तो ऑब्वियसली 10 टन की मशीन विल नॉट वर्क, है ना. तो हमको इस तरह से उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि जो कंपनी का ओनर है या जो हमारे पास मशीन खरीदने आना है, कि हमको उनका प्रोडक्ट का ब्रीफिंग लेना पड़ता है. और प्रोडक्ट का ब्रीफिंग ऐसा होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप यू पीपल आर विद मी. प्रोडक्ट का ब्रीफिंग ऐसा होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट प्रोडक्ट एंड द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड योर कंपनी. मतलब ऐसा है कि आप किस प्रोडक्ट में डील करते हो. फॉर एग्जांपल में मोबाइल के जो कवर पैनल्स होते हैं ना, जो पीछे वाले कभी कभी मेटल के होते हैं, देखे आपने मोबाइल के मेटल वाले पैनल. Yes, sir. जो मोबाइल का जो पीछे का मेटल का पैनल होता है वो एक पर्टिकुलर कंपनी, यस, वो एक पर्टिकुलर कंपनी ही बनाती है. ऑलराइट. तो अब वो पैनल जो बनाना है, ऑब्वियसली जो मोबाइल के पैनल बनाते हैं वो कार पैनल तो बनाएंगे नहीं, कार पैनल बनाने वाले अलग होते हैं. तो उस हिसाब से हम उनको मशीन सजेस्ट करते हैं कि आगे जाके जब मोबाइल के पैनल चेंज हो या डिजाइन चेंज हो या कार के पैनल चेंज हो या डिजाइन उसकी डिजाइन चेंज हो, तो वो जो थिकनेस ऑफ दैट मटेरियल है ना. अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसकी बात की, फोन, मोबाइल फोन की बात की, तो मोबाइल फोन में अगर मैंने शीट जो शीट मेटल जो यूज हो रहा है पैनल में, अगर वो मैंने एसएस का डाला, स्टेनलेस स्टील का, तो मोबाइल का वेट उधर ही बढ़ जाता है ना. मेरे को जो केसिंग बनानी है मोबाइल की, अगर मैंने एसएस की डाली और 1 mm का शीट मेटल डाल रहा हूँ एसएस का, तो मोबाइल की जो वेट है वो तो आसमान फाड़ देगी. अगर हाथ में अपन कंटिन्यूअस पकड़े तो वी विल बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट. तो उसको मोबाइल की क्राइटेरिया क्या है, मोबाइल का क्राइटेरिया होना चाहिए लाइट इन वेट एंड स्टर्डी. तो उसके लिए एल्यूमिनियम पैनल से इनफ है. तो एल्यूमिनियम को ड्रिल कर, मतलब प्रेस मशीन में डाल के अगर उसके ऊपर मशीनिंग करना है या प्रेस वर्किंग करना है, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी एज व्हेन इट कम्स टू एसएस. तो अगर हाँ सेम चीज अगर मैं इसमें डालता हूँ क्या, कार पैनल्स में, तो वहाँ की स्टोरी अलग है. तो मेरे को पहले मैन्युफैक्चरर देखना है. मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये जो इतनी 7 लिस्ट मैंने आपको दी उसके अंदर से सिलेक्शन कैसे करते हैं, सामने वाले को सजेस्ट कैसे करते हैं. आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये आंसर याद कर लिया, मेरे को 10 मार्क्स मिल गए. अब आप इस लेवल पे हो कि आपको 10 मार्क्स की कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए. 10 मार्क्स तो ऐसा है कि आप जाओ और आपको 10 मार्क्स मिल जाए, ऐसा है. यू डोंट वरी अबाउट द मार्क्स एंड डोंट गो आफ्टर द मार्क्स, बी आफ्टर द कॉन्सेप्ट. जितना भी सब्जेक्ट है ना, अभी बी आफ्टर द कॉन्सेप्ट. वो जो 10th 12th की जो बात थी वो अलग थी. अब आप लोग ग्रेजुएशन में, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो बी आफ्टर कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आ गया तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे. जैसे कि अभी है ना, अपन पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, स्किल के पीछे भागना चाहिए. अगर अपने पास स्किल है तो पैसा अपने आप आएगा. तो गो फॉर स्किल डेवलपमेंट, नॉट फॉर द मनी. तो जहां पे भी आप हो सर्वाइव कर लोगे. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द एक्शन दैट इज नंबर ऑफ, ये तो हो गया अपना. अकॉर्डिंग टू द क्रैंक, हाँ क्रैंक में हमारा सेकंड पॉइंट था. Just a second, there is some interruption. Kindly give 2 minutes. I'll be back. अच्छा, अजान का टाइम हो गया. अजान के बाद अपन चालू करते हैं. All right. Coming back to the topic, point number 2 लिखिए. In crank press, the rotary motion of the crankshaft is converted. The rotary motion of a crankshaft is converted into reciprocating motion of the ram. The rotary motion of the crankshaft is converted
into reciprocating motion of the ram with the help of connecting rod. With the help of connecting rod. Alright, this is a simple example of crank drive. If I happen to ये guideways, then we have the ram, which is connected to a crankshaft. और यहाँ पे it is connected to a crankshaft, which gives it motion ये जो मोशन है उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो ये रहेगा. So this is a basic this thing layout of crankshaft. I hope you people got this. Crankshaft का first या crank press का first point is it consists of a crankshaft driven by a flywheel. Okay? एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था फर्स्ट पॉइंट रिपीट करने के लिए, इसलिए मैंने रिपीट किया. This is, if you want to draw it, you can draw this diagram. वैसे तो this is the basic diagram. Everybody should be knowing this. अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. Coming to subcategory 2, eccentric press. Eccentric press. Eccentricity पता है आप लोग को? What is eccentricity? Anyone? Mechanics में भी किया है हमने, and this is normal regular English word. Want to try? Eccentricity क्या है? Yes, anyone? सेंटर जिसका सेम. Yes, eccentricity is offset loading. सेंटर से डिविएट होके, सेंटर से अलग अगर कहीं लोडिंग होती है देना करता है, पैसा मांग करता है. हाँ, अभी अपना बात करें कि मैं कमाऊंगा दूंगा नहीं, तू क्यों मांग रहा है फिर? अभी ऐसी सिचुएशन में पैसा कौन मांग रहा भाई? रात दिन का काम करना तो 1 महीने से बैठा, अब तक तुरंत 6-7 हजार तो ऐसी हो जाता है कि नहीं रे? इतने टाइम से तक तो कमा लेता बहुत सारा पैसा. सही बोला. सही बोला ना वो. बिजनेस दिस इज बिजनेस. अभी तक बहुत सारा पैसा कमा लिया होता वो. कहाँ गया पैसा कमाने गया क्या? कहाँ गया वो? सर वो दोस्त को एडवाइस देना था. अरे तो माइक बंद करके एडवाइस दे. अभी पीटीडी पढ़ ध्यान ही नहीं दिया हमारे से. अच्छा हुआ दोस्त वाली लैंग्वेज नहीं बोली तुमने, नहीं तो वही फुल स्टॉप कॉमा लगा दी होते तुम उधर. चलो, एसेंट्रिक प्रेस
It carries an eccentric drive mechanism for its RAM. It carries an eccentric drive mechanism for its RAM. अच्छा, वो बिजनेस एडवाइस जो थी वो किस बिजनेस की थी? इतना सारा पैसा किसमें कमा रहे भाई? कहाँ गए? हाँ सर, हाँ, कौन सी बिजनेस थी? सर वो बिजनेस है। ड्रीम 11। एक बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है जहाँ इतना सारा पैसा कमा लेंगे? सर कोरोना के सर पेशेंट वो पे सट्टा लगा रहे। वो गांव से आके फालतू बैठा था, मैंने बोला अब तक करता है काम तो कमा लेता। अच्छा। 25 दिन में पैसा डबल। तुम मेरे को एक बात बताओ, बुक लेके बैठे हो कि नहीं? हाँ सर। अब उसको खोला भी है कि नहीं बुक को? हाँ सर, बुक लेकर बैठा हूँ मैं, वो घर पे घर। चलो ठीक है, अच्छा है आप लोग एडवाइस दे रहे हो बिजनेस की। It carries an eccentric drive mechanism for its RAM. Point number 1. I hope this is written. Point number 2 is as the eccentric shaft rotates, as the eccentric shaft rotates, comma, as the eccentric shaft rotates, comma, the offset between the eccentric center and the center of rotation of the shaft, as the eccentric shaft rotates, as the eccentric shaft rotates, comma, the offset between the eccentric center, the offset between the eccentric center and the center of rotation of the shaft, the offset between the eccentric center and the center of rotation of the shaft provides the required movement, provides the required movement. This is all about eccentric press. We are briefing it out. हाँ, बाकी जो डिटेल्स है ये देखो, ये ऑलरेडी 7 पॉइंट का आंसर है एंड दैट इज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. तो दे माइट आस्क यू एक्सप्लेन रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म इन क्लासिफिकेशन एंड और टाइप्स ऑफ प्रेस. तो अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे तो आपको ये इसके अंदर के जो एफ कैटेगरी तक है, ए टू एफ, ये आपको एक्सप्लेन करना है. दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स. इन केस इफ दे आस्क स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस आंसर, a part of this answer, तो वो 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आएगा. अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि दे आस्क द एंटायर आंसर, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस मशीन. तो वो जो क्लासिफिकेशन है ये आपको 7 क्लासिफिकेशन और उसके अंदर के जितने भी जो हम अभी अब तक लिखते जा रहे हैं तो वो आपको करना पड़ेगा एंड दैट इज फॉर 10 मार्क्स. एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम वेर एवर आई एम गिविंग इट टू यू. तो वो डायग्राम के भी मार्क्स है. तो द एंटायर conjunction जो पूरा जो comprise of the entire detail of each and every topic will give you 10 marks. तो इसके अंदर you cannot avoid writing. तो आपको लिखना है और ड्रॉ करना ही है, और ड्रॉ भी ऐसा करना है कि आप लोग स्केल से ड्रॉ करो, स्केल यूज करके ड्रॉ करो. पेंसिल पेन वो आपकी चॉइस है मगर स्केल आपको यूज करना है. कमिंग टू टॉगल प्रेस, सब कैटेगरी सी, टॉगल प्रेस. सर लास्ट लाइन क्या बोले? प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, provides the required movement. ओके सर. सर इसकी डायग्राम जरूरत नहीं है. Right, then we have toggle press. Topic number C, toggle press. अगर आप लोग डायग्राम पूछ रहे हो इसका एसेंट्रिक लोडिंग का या एसेंट्रिक प्रेस का, तो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस. We have the circle,
बाद ये जो शिफ्ट हो रहा है वो गलत शिफ्ट हो रहा है, तो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। चलो मैं हाथ से वेर आउट। देन इसके बाद का जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो है वी हैव दिस लोड, ये सर्कुलर लोड है जो कि घूमता है ऐसा। ये कलर दिख रहा है आप लोग को, ग्रीन, और शुड आई चेंज इट? ये घूमता है, ये कंटिन्यूस गोल गोल इसके अंदर, ये कैविटी के अंदर घूमता है। दिस इज द एसेंट्रिक लोडिंग, दिस इज द सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर केसिंग जिसके अंदर ये लोड घूमता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, ये जो शाफ्ट है विच इज कनेक्टेड हियर, तो वो हमको प्रॉपर रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और उसके नीचे का जो अरेंजमेंट है दैट इज सेम, दैट इज बेसिकली योर रैम। और यहाँ पे यू हैव द गाइड। ये है इसका डायग्राम, ये ऊपर नीचे होगा मूवमेंट एंड ये रोटरी मोशन, राइट? ये समझा? दिस इज एसेंट्रिक लोडिंग। आई होप दिस क्लियर्स द डाउट ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग, एसेंट्रिक प्रेस। राइट, आप लोग इसको ये डायग्राम बना रहे हो क्या? नहीं बनाए एग्जाम में तो भी चलेगा, इफ यू आर ड्राइंग इट फाइन। कमिंग टू टॉपिक नंबर सी, टॉगल प्रेस। It is used only on double or triple action presses. Toggle press. अच्छा, टॉगल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड अगेन, टॉगल। अगर आपको एक पोजीशन दी जाए और आपके दोस्त को 3 पोजीशन दी जाए, मतलब पर्सन ए इज गिवन 1 पोजीशन, पर्सन 2 इज गिवन 2 पोजीशंस एंड पर्सन 3 इज गिवन 3 पोजीशंस, तो टॉगलिंग ऑफ द पोजीशंस किसके लिए पॉसिबल है? पर्सन बी और पर्सन सी और पर्सन ए। What is the meaning of word toggle? एक सेकेंड ना, I am getting an important call. एडमिशन से रिलेटेड और बाकी सारी क्वेरीज हैं। तो हम टॉगल प्रेस की बात कर रहे थे। टॉगल प्रेस में टॉगल जो वर्ड है उसका मैंने आपको मीनिंग पूछा था, शायद मुझे ही बताना पड़ेगा।
Toggle basically is an English word which means shifting or changing one position to another position at a specified rate which is continuous. तो टॉगलिंग बेसिकली ये होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाओ, ऐसा कुछ डिफाइंड भी नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाओ फिर सी पे जाओ, पॉइंट ए से सी पे भी गए एंड फिर सी से बी पे गए, मगर ये रिपीटेड मोशन है, दैट इज कॉल्ड एज टॉगल। तो टॉगल प्रेस अगर मैं बोलूं तो आप मुझे बताइए, नाउ आई एक्सपेक्ट योर कंट्रीब्यूशन, कि उसको सिंगल एक्शन में पॉसिबल है कि डबल एक्शन। इसके पहले वाला जो हमने किया ना, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ और द नंबर ऑफ रैम, तो वो सिंगल एक्शन में पॉसिबल है कि डबल एक्शन में कि ट्रिपल एक्शन में? सर डबल और ट्रिपल में पॉसिबल है, सिंगल में पॉसिबल नहीं है, वरना वो टॉगल करेगा किससे? वेरी गुड। तो ये जो टेक्निकल, मैं आपको ये जो आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये आंसर सिर्फ रेफर करने के लिए ही यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ये आंसर रट्टा मार के एग्जाम में जाओ। इसको समझो, टेक्निकल डिटेल जो है, ये टेक्निकल टर्म्स है, वो बस वो याद रखो एंड यू कैन फॉर्मुलेट एंड फ्रेम योर ओन आंसर। तो अब टॉगल में जैसे कि अभी सलमान ने बताया ना अभी। हाँ सर। जी, तो जैसे सलमान ने बताया कि टॉगल जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट हुआ तो ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं अगर रैम की बात करूँ तो सिंगल एक्शन रैम में टॉगल किस में करेंगे, तो वो तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिक, ह्यूमन लॉजिक। तो अब उसके लिए हमको या तो डबल चाहिए या तो ट्रिपल चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वही बनता है, इट इज यूज्ड ओनली ऑन डबल और ट्रिपल एक्शन प्रेसेस। लिखिए टॉगल प्रेस के अंदर, it is used only on double or triple action presses for driving the outer ram. It is used only on double or triple action presses. It is used only on double or triple action presses for driving the outer ram. Full stop. It is used on large draw dies. It is used on large draw dies. It is used on large draw dies. Alright, done? लिखा आपने? Yes, sir. अब टॉपिक नंबर डी, नकल प्रेस। लिखिए नकल प्रेस। नकल पता है ना आपके हाथ में, नकल कहाँ पे है? वैसा ही अरेंजमेंट है। दिस इज द नकल प्रेस। ये डायग्राम आपके सामने है। ये जो डायग्राम है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड अ नकल प्रेस। Point number 1. This press carries a knuckle joint mechanism for driving. This press carries a knuckle joint mechanism this press carries a knuckle joint mechanism for driving. As shown in figure. ये फिगर जो डायग्राम आपके सामने है, आई
I want you people to draw this diagram or leave space for the diagram. ये पहले write up लिख लो, उसके बाद you can draw. Point number 2. The main advantage of this drive is that comma, instead of crankshaft, the back thrust from the dies acts on the crown. अच्छा, ये बैक थ्रस्ट क्या होता है? व्हाट इज द बैक थ्रस्ट? बैक थ्रस्ट क्या होता है? एनीवन? अच्छा, जब गन फायर होता है या मिसाइल लॉन्च होती है तो एक रिकॉइल फोर्स आता है। वैसे ही जब आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इन प्रेस मशीन, जब आप एक पर्टिकुलर रॉड से एक रैम तो या पिस्टन को या तो या पंच को आप प्रेस करते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पे प्रेशर आता है, प्रेशर, एंड दैट प्रेशर दैट इज जनरेटेड इज इन टन्स, 10 टन, 15 टन, 150 टन, डिपेंड करता है। तो वो जो सारा का सारा लोड है वो नीचे तो जा रहा है, मतलब इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बट एक क्या रिएक्शन फोर्स भी आ रहा है विच इज पॉइंटेड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है विच इज पॉइंटेड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, वो ज्यादातर कहाँ पे इम्पैक्ट करता है? वो इम्पैक्ट करता है जॉइंट्स पे। ऑलराइट, तो जब नकल प्रेस की बात करते हैं हम, तो नकल प्रेस में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ इट गेटिंग डाइवर्टेड टू द सर्कुलर मोशन, जो रोटरी मोशन होता है इन द क्रैंकशाफ्ट, उसको उस पे डाइवर्ट होने से उसको डाइवर्ट ना होने देना, इसके लिए हमने एक क्राउन मैकेनिज्म यूज किया है। क्राउन मैकेनिज्म इज द मैकेनिज्म वेयरइन द अबाउ सॉलिड पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको पिंक में, दिस पार्ट is a solid part which connect the rod and this part is fixed, ये fixed है, which is static, which does not have any motion। तो एक solid part है which is basically used to absorb all the reaction forces that are generated or produced because of the impact force। तो ये जितना भी बैक थ्रस्ट है वो सारा का सारा क्राउन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट प्रिवेंट द क्रैंकशाफ्ट का जॉइंट टू गेट डिसलोकेटेड। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड है विद द क्रैंकशाफ्ट। अगर ज्यादा लोड पड़ गया या एसेंट्रिक लोडिंग हो गई तो क्रैंकशाफ्ट का जो अरेंजमेंट है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, तो मेंटेनेंस में काफी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें एक और चीज होती है कि अगर मेरे को हाई प्रेशर अप्लाई करना है तो क्रैंकशाफ्ट मेरे को लिमिट कर देता है विद इन सर्टेन लिमिट कि आप इतना ही लोड अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा लोड अप्लाई किया तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा या कोई बेंट आ जाएगा या वहां पे कुछ एसेंट्रिक लोडिंग आ जाएगी या एसेंट्रिसिटी आ जाएगा या ऑफसेट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ क्राउन दैट इज अ सॉलिड सीलिंग पार्ट, बोल सकते हो सीलिंग। तो in this press carries a knuckle joint mechanism for driving as shown in figure. The main advantage of this type of drive is that instead of crankshaft, the back thrust from the dies acts on the crown. Last point लिखिए, it is generally used for heavier jobs. It is generally used for heavier jobs. It is generally used for heavier jobs which requires higher intensity of blow. Which requires
हायर इंटेंसिटी ऑफ ब्लो। हाई इंटेंसिटी का मतलब है कि इसकी टनेज कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। अगर हाई इंटेंसिटी से हम कोई चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब हमको पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ज्यादा चाहिए, और पेनिट्रेटिंग पावर उसी में ज्यादा लगता है जहां पे टनेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है तो टनेज कैपेसिटी, ये पूरा साइकिल है। एवरीथिंग इज रिलेटेड। इफ द मटेरियल थिकनेस इज हाई और मोर और ग्रेट, देन यू हैव टू हैव हाई इंटेंसिटी ब्लो। या तो अगर मटेरियल का टफनेस ज्यादा है तो हमको हाई इंटेंसिटी ब्लो चाहिए रहता है। एंड पेनिट्रेशन, अगर हमको थ्रू पेनिट्रेट करना है तो हमको स्ट्रोक्स लंबा चाहिए, लॉन्गर स्ट्रोक्स। लॉन्गर स्ट्रोक्स से मेरा मतलब है कि अगर थिकनेस ज्यादा है एंड आई वांट द पंच टू पेनिट्रेट द वर्कपीस, तो हमको स्ट्रोक ज्यादा चाहिए। स्ट्रोक ज्यादा मतलब इन अदर वर्ड इट इज एक्चुअली टेलिंग अस कि हमारा जो मटेरियल है वो थिकनेस उसका ज्यादा है। So this explains the answer. Now we go to topic number E, rack and pinion press. Rack and pinion press. अब rack and pinion में point number 1 लिखिए। When long stroke of ram is required, when long stroke of ram is required, comma, rack and pinion drive is used. When long stroke of ram is required, rack and pinion drive is used. Point number 2, these presses are nowadays rarely used. These presses are nowadays rarely used. अच्छा, why are they rarely used, rack and pinion? Yes, anyone? इसका point number 1 था when long stroke of ram is required. Now what do you mean by long stroke? इसका indication क्या है? Long stroke required for machining. मतलब क्या? वर्कपीस का थिकनेस ज्यादा है। It indicates, आपके क्वेश्चन में आता है, if the question is asked that it should be designed for longer strokes. Longer strokes से obviously मतलब है 2 mm 3 mm का तो वर्कपीस होगा नहीं, because those are considered under short stroke, और वो क्विक एक्शन मैकेनिज्म होता है, क्विक एक्टिंग रैम। जैसे कि अपनी जो परफोरेटेड शीट्स होती है ना, जो वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, यू विल फाइंड इट इन सिस्टम यूनिट्स। अपना जो घर का जो पीसी है, डेस्कटॉप है, उसके जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर कैबिनेट के अंदर वहां पे जो परफोरेटेड होल्स होते हैं, दोज आर holes which are used, which are drawn using some mechanism which is quick acting mechanism and shorter strokes. अब अगर लॉन्ग स्ट्रोक की बात करें तो लॉन्ग स्ट्रोक का इंडिकेशन ही ये है कि these presses are used for material with higher thickness. Alright, now going to सब कैटेगरी F, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेसेस तो आपने नॉर्मली हर जगह आपने सुना ही होगा कि प्रेस कौन सा यूज करना, हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये ज्यादातर पब्लिक हाइड्रोलिक प्रेस ही जानती है, ऐसा नहीं है कि उनको बाकी का मालूम है, उनको हाइड्रोलिक प्रेस ही मालूम है, इसलिए ज्यादातर हाइड्रोलिक प्रेस ही यूज करते हैं। ये बाकी के उनको क्लासिफिकेशन मालूम नहीं है, राइट। तो व्हाट आर हाइड्रोलिक प्रेस, वी विल सी। राइट ऑन टॉपिक, हाइड्रोलिक प्रेस।
It provides, point number one, it provides longer strokes. It provides longer stroke and intensity of pressure can be adjusted as per the requirement. It provides longer stroke and intensity of pressure can be adjusted as per the requirement. रैक एंड पिनियन में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के एडजस्टमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऑलराइट, एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी हैवी मैकेनिज्म वेरिन एक रैक होता है, एक पिनियन होता है, एक ड्राइविंग गियर, ड्रिवन गियर और गियर का अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड द मशीन itself is very complicated and very difficult to maintain. वो वाला जो अरेंजमेंट होता है, इट इज कॉस्टली बिकॉज वहां पे जो हार्डवेयर यूज होता है इट इज ह्यूज इन नंबर, लार्ज इन नंबर, और मोटर और गियर को भी चलाने के लिए हमको ज्यादा लोड चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वेर इन वी डो नॉट गेट द प्रिविलेज टू कंट्रोल द प्रेशर, we have defined or derived hydraulic presses. Hydraulic presses इसीलिए existence में आए because rack and pinion में although it was providing longer stroke, लार्जर थिकनेस के लिए भी यूज होता है बिकॉज लॉन्गर स्ट्रोक है, मगर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे रैक एंड पिनियन में. हाइड्रोलिक प्रेशर में उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. तो कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर जब आता है तो हाइड्रोलिक प्रेस प्रेफर करते हैं. और लॉन्गर स्ट्रोक है मतलब इट इज एन एडवांटेज कि अगर मेरे पास एक मटेरियल आता है 5 mm का, एक मटेरियल आता है 3 mm का और एक मटेरियल आता है 10 mm का, तो मेरे को सारे के सारे मटेरियल विथ ऑल द थिकनेस आई कैन अकोमोडेट इन हाइड्रोलिक प्रेस. तो ज्यादातर इट इज यूज, बट द थिंग इज मेंटेनेंस. यहाँ पे जो ऑयल सील है, लीकेज का प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीजें हमको इनकॉर्पोरेट करके लेनी पड़ती है, मतलब दैट गोज अंडर मेंटेनेंस कॉस्ट. तो पॉइंट नंबर 1 आपने लिख लिया. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड पिस्टन. इट कंसिस्ट ऑफ अ double acting cylinder and piston. It consists of a double acting cylinder and piston. Last point, these presses require greater maintenance than other presses. These presses require greater maintenance than other presses. Alright, that will be all for hydraulic presses. So classification number 4 is complete. That is, we have completed according to the RAM driving mechanism. RAM को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं. अच्छा, what is a RAM and what is a bolster plate? RAM क्या होता है? डिप्लोमा वाला है कोई यहाँ पे? Anyone Yes, from? sir. Yes, Abdullah. Abdullah बेटा, RAM, Yes, sir, what is the RAM? सर पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन में रहता है. देखिए मैं आपको देखिए, कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया. RAM is basically a device which is used to hold the punch. RAM के अंदर मैकेनिज्म है जहाँ पे पंच फिक्स किया जाता है. तो हम जो मशीन है ना पंच प्रेस, उसमें रैम का मूवमेंट होता है, रैम अप डाउन मूव होता है, मगर हमारा जो वर्क पीस है उसका डिजाइन और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो तो चेंज होता रहता है ना हमारा वर्क पीस का. तो उसके हिसाब से हमको पंच वेरी करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि अगर पंच एक फिक्स कंपोनेंट होता मशीन का तो क्या होता, हमारी मशीन जो है वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑपरेशन एंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन कंफाइंड हो जाती, डिफाइन हो जाती. मगर हमको वैसा नहीं करना है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी करना है. तो हमने क्या है, एक मैकेनिज्म बना, एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज रैम, जिसके अंदर पंच फिक्स होता है, पंच होल्डर, पंच, वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो फिक्स हो जाता है.
तो बेसिकली मशीन रैम को मूव करता है और रैम मूव होने की वजह से पंच भी मूव होता है, समझे? और बोल्स्टर प्लेट जो है, बोल्स्टर प्लेट इज मशीन का जो बेड है, जो स्लॉटेड बेड होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बोल्स्टर प्लेट। बोल्स्टर प्लेट के बारे में हम देखेंगे आगे। अभी तो फिलहाल अभी जो रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये वर्ड आया रैम, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप दैट क्लियर्स द डाउट। और अभी अभी किसने इनिशिएटिव लिया था आंसर का? सर मैंने। अब्दुल्ला, आई रियली अप्रिशिएट, आपने अपना माइक अनम्यूट करके ट्राई किया। थैंक यू। या रियली अप्रिशिएट दैट। नाउ पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइव गियर्स, ड्राइव गियर्स कितने लगते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन है, यू कैन राइट इट डाउन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइव गियर्स, ए सिंपल ड्राइव प्रेस, बी ट्विन ड्राइव एंड सी क्वाड्रुपल प्रेस। ये लिख लीजिए आप। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला भी लिख लो। सिक्स्थ वाला इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट में वी हैव टू क्लासिफिकेशन, सिंगल क्रैंक एंड डबल क्रैंक। ये दोनों लिख लो आप। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइव गियर्स उसके अंदर का क्लासिफिकेशन, एंड सिक्स्थ वाला अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट उसके दो क्लासिफिकेशन। राइट इट डाउन एंड लेट मी नो। We have last point, last classification, that is according to the power transmission. And enough of theory for today. 2 घंटा theory इतना ज़्यादा आप लोग के लेवल के ऊपर से जाएगा, and it is also not recommended so that I continuously speak for 2 hours and you वो monotonous हो जाता है बहुत. So I don't want you to get overloaded, overburdened with the theory part. So what I'll do is after 7th part, 7th topic, we will discontinue. So you can I hope you people have written point number 6. हो गया लिख के? Yes. Alright. अब ये लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का इज 7th, अकॉर्डिंग टू द पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन की जो मोड है उससे भी हम प्रेसेस को डिफाइन करते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन में अगर मैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइस की बात करूं, अगर एक जनरल टर्म में पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं बेटा? एनीवन कैन आंसर बिकॉज कपलिंग, यस, बेल्ट, रोप, बेल्ट, रोप, कपलिंग्स। और कपलिंग पावर ट्रांसमिशन का है क्या? कपलिंग इज इट पावर ट्रांसमिशन? ये सब व्हीकल में रहता है ना, नहीं नहीं, कपलिंग से तो पावर पावर ट्रांसमिशन होता ट्रांसमिशन है की कि डायरेक्शन चेंज करने का। डायरेक्ट? हाँ, यूनिवर्सल। नहीं, ये गेट योर दिस थिंग क्लियर कि पावर कपलिंग पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है कि उसमें मोशन ट्रांसफर होता है? सो पावर भी तो ट्रांसमिट होता है ना, फॉरवर्ड में से डायरेक्ट बैकवर्ड में। हाँ, तो वो क्या हो रहा है? पावर ट्रांसमिट कर रहा है कि मोशन ट्रांसमिट कर रहा है? मोशन का डायरेक्शन चेंज। मे बी दोनों। ये डाउट है। ये देखो, ये ऐसे अपन जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना तो थिंग्स कम आउट, एंड ये सब जब तक अपन कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे ना तो दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टू रिमेन अनआंसर्ड, राइट? तो इसका चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एंड दिस इज अ वेरी गुड। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा तो कंसाइज लिमिटेड नॉलेज हो जाएगी। गो टू गूगल एंड टाइप देयर यूज ऑफ क्लच और इज क्लच अ पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, एंड टुमारो वी विल गेट टू यू फॉर द आंसर। कल आप हमें सबको एक्सप्लेन करेंगे कि क्लच बेसिकली पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है कि दोनों है, या ओनली मोशन ट्रांसफर का है, या मोशन चेंजिंग डिवाइस है। ठीक है। अब जो पावर ट्रांसमिशन का जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है दैट इज बेल्ट ड्राइव, गियर, देन चेन ड्राइव, एंड और कुछ
बेल्ट में दो है, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, फिर देन वी हैव गियर एंड देन वी हैव चेन ड्राइव। अब ये जो तीन क्लासिफिकेशन, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, गियर का है, चेन का है और बेल्ट का है, कोई मुझे बता सकता है कि ये तीनों में से कौन सा कब यूज करने का? जब सर शॉर्ट डिस्टेंस रहता है तो गियर यूज करते हैं, जब लार्जर डिस्टेंस रहता है तो बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। ओके, जो आटे वाली चक्की। वेरी गुड खान अहमद, आई रियली अप्रिशिएट। बट इसका जो आपका आंसर था 95% करेक्ट है। सीन ऐसा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जब हमारा कम होता है और हमको 100% एफिशिएंसी चाहिए, वैसे 100% एफिशिएंसी कहीं मिलती नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस वी कैन नॉट अवॉइड एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो वो लॉसेस होते ही होते हैं। तो और गेयर मेशिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, अडेंडम डिडेंडम, वो जो बेसिक जो नॉलेज थी गेयर की वो आप पढ़ोगे या पढ़ चुके हो शायद। तो in that scenario there are losses, but when we talk about the efficiency, we get maximum efficiency in gear drive, where दो क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का पावर ट्रांसमिशन के, कि अगर हमको गेयर यूज करना है तो सबसे पहला तो है कॉस्ट इज मोर, देन वी हैव सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वेरी लेस, एंड देन वी हैव पावर ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है वो हमको ज्यादा चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया है, तो गेयर ड्राइव हम यूज करेंगे। अगर बेल्ट ड्राइव यूज करना है या चेन ड्राइव यूज करना है, तो चेन ड्राइव में देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ सैगिंग, ये सारा प्रॉब्लम होता है, बट इट इज ऑल्सो इन कंपेरिजन विद गेयर ड्राइव। हाँ, मगर इसमें इतना है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज बिटवीन द चेन बेल्ट ड्राइव एंड गेयर ड्राइव, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है और हमको पावर ट्रांसमिशन करना है, बट हमको पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी अच्छी खासी रखनी है, तो हम चेन ड्राइव, फॉर एग्जांपल साइकिल या मोटर बाइक्स इसमें। बट मोटर बाइक में भी अभी जो हार्ली डेविडसन का आपने मैकेनिज्म देखा है, दे यूज वी बेल्ट, देखा है आपने? देन इन योर कार ऑल्सो, कार के अंदर जब इंजन से इंजन से गियर ट्रांसमिशन में जब जाता है या गियर बॉक्स के कनेक्टिविटी आती है, तो वहां पे भी बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, देखा है? हाँ सर। बोनेट खोला है आपने अपना कार का, वहां पे भी वी यूज बेल्ट, राइट। वहां पे क्या होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, पावर ट्रांसमिशन तो होता ही है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, एंड अदर थिंग्स आर एसोसिएटेड, जहाँ पे हम गेयर यूज नहीं कर सकते, एक्सटीरियर लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम कार की अगर बात करें, जो अपना नॉर्मल व्हीकल दैट वी यूज, तो इंजन से अगर ट्रांसमिशन सिस्टम को या गियर बॉक्स को हमको कनेक्ट करना है, तो वी हैव दैट बेल्ट ड्राइव। प्रॉब्लम वन इज, वहां पे अगर हम गेयर यूज करते हैं तो गेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि केसिंग होना जरूरी है। हम बेल्ट क्यों यूज करते हैं उसकी रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए हमको केसिंग होना जरूरी है, और केसिंग के अंदर ऑयल होना जरूरी है, तब जाके गेयर स्मूथली काम करेगा। तो उसके लिए प्रॉपर ग्रीसिंग, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होना जरूरी है। तो वो इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर शाफ्ट से लोकेटेड है, तो वहां पे हमने बेल्ट ड्राइव यूज किया। अच्छा, चेन ड्राइव क्यों नहीं यूज किया? चेन ड्राइव क्या प्रॉब्लम है? चेन ड्राइव के अंदर क्रैंकिंग नॉइज, इट इज एसोसिएटेड विद नॉइज, एंड उसके अलावा चेन उतरने का खतरा है। तो चेन का मेंटेनेंस, क्योंकि अगर एक चेन का एक भी लिंक टूट गया तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो बेल्ट इसीलिए प्रेफर किया है क्योंकि वो एक्सटीरियर में है और इजीली रिप्लेसेबल है। तो बेल्ट टूट गया तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, तो दैट इज द एडवांटेजेस। इसलिए हमने जो एक्सटीरियर है इंजन का, जो आउटर शाफ्ट है, उसको गियर बॉक्स से, ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग बेल्ट ड्राइव। अच्छा, बेल्ट ड्राइव में भी we have two devices, two categories. We have V belt and we have flat belt. V belt ऐसा होता है कि V belt जब हमको comparatively efficiency transmit करनी है, comparative efficiency, तो V belt और flat belt में V belt is providing better efficiency when compared to flat belt. तो वो एफिशिएंसी का एक क्राइटेरिया आ जाता है। तो वी बेल्ट हाई पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी रखता है एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट, क्योंकि फ्लैट बेल्ट में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्लिप।
जो कि वी बेल्ट में भी होता है बट कंपैरेटिवली कम होता है। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 नहीं, सब टॉपिक 1, डायरेक्ट ड्राइव प्रेस। डायरेक्ट ड्राइव प्रेस। अच्छा, ये जो गन्ने के जूस वाले रहते हैं, देखे हैं ना रास्ते में गन्ने का जूस निकालते हैं। यस सर। हाँ, तो जो शुगर केन जूस वाले रहते हैं उनके पास जो मशीन रहती है, दे ऑल्सो हैव गेयर मैकेनिज्म टू कंप्रेस द शुगर केन स्टिक। अब उन लोग कौन सा गेयर यूज करते हैं? स्पर गेयर यूज करते हैं कि बेवल गेयर यूज करते हैं, वर्म एंड वर्म व्हील यूज करते हैं। हाँ, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज ये सारी चीजें, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड दैट टू इन थर्ड ईयर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो उसकी टेक्निकलिटीज आपके बैक ऑफ द माइंड यू शुड बी नोइंग। ऑल्दो आप नहीं बोलो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रेस, डायरेक्ट ड्राइव प्रेस, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। in this in this the power is transmitted from the motor to the crankshaft. In this the power is transmitted from the motor to the crankshaft through a gear pair. Gear pair इसीलिए बोला बिकॉज अकेला गेयर कुछ नहीं कर सकता, इट हैज टू हैव अ ड्राइवर एंड अ ड्रिवन गेयर। तो गेयर पेयर बोला है क्योंकि हमेशा जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है तो देयर इज मिनिमम 1 गेयर पेयर एसोसिएटेड विद पावर ट्रांसमिशन। मल्टीपल हुआ तो वो गेयर रेशियो डिफाइन करता है। वो गेयर रेशियो इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो आप मशीन डिजाइन में करोगे आपने हायर सेमेस्टर में। पॉइंट नंबर 2, it is generally used in light presses. It is generally used in light presses. It is generally used in light presses. All right. Then topic number B, non-geared or flywheel driven presses. Non-geared or flywheel driven presses. इसके अंदर 2 पॉइंट है। Power is transmitted from the motor to the crankshaft through V belts. Power is transmitted from the motor to the crankshaft through V belts. Point number 2, this drive is used for light presses. This drive is used for light, L-I-G-H-T, light presses for providing quicker. This drive is used for light presses for providing quicker but short strokes. For providing quicker but short strokes. अच्छा, इसमें 2 टैग्स दिए हुए हैं, प्रोवाइडिंग क्विकर बट शॉर्ट स्ट्रोक। क्विकर से मेरा मतलब क्या है? क्विकर स्ट्रोक्स मतलब why is the term used quicker stroke?
Can anyone tell me why is the term they have used as quicker stroke? फास्ट मूव पास ऑफ स्ट्रोक उसका हाँ उसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया हम लोग ने क्विकर? ज्यादा लोड आएगा मतलब ना, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दो नॉन गियर सुनिए, अगर मैंने आपको दो चीज दी, या पहला तो आपको एक टूल दिया दैट इज अ नाइफ, और मैंने आपको बोला कि भाई आपको ये नाइफ से बटर काटना है और एक नारियल काटना है, तो कौन सी चीज आप फटाफट कर सकते हो, क्या जल्दी काट सकते हो? बटर क्यों? स्मूथ है इट इज सॉफ्टर, है ना? तो कोई भी चीज अगर मुझे क्विकली काटनी है या क्विकर स्ट्रोक लेना है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज टेलिंग मी दैट the material property that they are using is a softer material as compared to other materials. All right, so this press is a light press for providing quick stroke. आप quickly एक ही चीज को काट सकते हो जिसका हार्डनेस कम है. All right, so this is for less hardness material, and short strokes का मतलब ये है कि उस मटेरियल की थिकनेस भी कम है. तो ये दोनों चीज इन लोग ने इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है. दिस ड्राइव इज यूज्ड फॉर लाइट प्रेसेस. इसके अंदर टेक्निकलिटीज बहुत है स्टेटमेंट में, इसका मतलब बहुत ज्यादा है. दिस ड्राइव इज यूज्ड फॉर लाइट प्रेसेस, हल्का प्रेस है, फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट फॉर प्रोवाइडिंग क्विकर बट शॉर्ट स्ट्रोक. क्विकर स्ट्रोक्स मतलब मटेरियल की जो टफनेस है, जो हार्डनेस है वो कम है, एंड शॉर्ट स्ट्रोक मतलब उसकी थिकनेस भी कम है. तो ये इसमें तीन चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है. एंड दिस इज बेसिकली द टेक्निकल डिटेल ऑफ द स्टेटमेंट. नाउ पॉइंट नंबर सी, टॉपिक नंबर सी लिखो, सिंगल ड्राइव गेयर प्रेस. सिंगल ड्राइव गेयर प्रेस. सिंगल ड्राइव गेयर प्रेस. सिंगल ड्राइव गेयर प्रेस में देयर आर टू टॉपिक्स. Point number one, in this drive also power is transmitted with the help of V belt. In this drive also power is transmitted with the help of V belt. Point number two, it is used for heavier presses with longer strokes. आप समझा डिफरेंस? It is used for heavier presses with longer strokes. अब क्योंकि यहाँ पे गेयर यूज कर दिया तो पावर ट्रांसमिशन ज्यादा हो गया. अब पावर ट्रांसमिशन ज्यादा हो गया उसका मतलब क्या है, हेवी प्रेस बन गया. हेवी प्रेस मतलब टनेज कैपेसिटी ज्यादा है. टनेज कैपेसिटी मतलब मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा है, और लॉन्गर स्ट्रोक्स मतलब मटेरियल का थिकनेस भी ज्यादा है. डिड यू गेट इट क्लियर? डिड आई मेक इट क्लियर फॉर यू? यस सर. Okay. So it is used for heavier presses with longer stroke. ये याद करने का तरीका है बेटा, ये याद करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो आगे की जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है दैट विल बी इजी. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डी, टॉपिक नंबर डी, डबल गेयर्ड ड्राइव प्रेस. डबल गेयर्ड ड्राइव प्रेस. Point number one, this drive is used for longer strokes. This drive is used for longer strokes. This drive is used for longer strokes. And last point, it provides slowest and direct drive
it provides slowest, 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 and direct drive fastest speed of RAM movement. This provides slowest and direct drive fastest speed of RAM movement. All right. That will be all for today. If you have any doubt, please ask. Koi doubt? No, No, sir. sir. Okay. So inshallah, we will be taking the next lecture tomorrow at 11 a.m. चलिए अस्सलाम वालेकुम. सर अटेंडेंस हाँ दे रहा हूँ रफीक भेज रहा हूँ अटेंडेंस.